तो दोस्तों स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत खास पर्सनालिटी से, एक बहुत खास शख्सियत से। हाँ दोस्तों, आज आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो भारत में बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हॉलीडे होम्स इन रियल एस्टेट का बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर भी रहे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कई बार पूछा कि सर अब बहुत सारे बिल्डर से बात कर लिए, डेवलपर से बात कर लिए, लेकिन हॉलीडे होम के सेक्टर में कोई अच्छे सीईओ से हमें इंटरेक्ट करवाइए। तो आज वो दिन आ गया है। इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति हम आपसे मिलाने वाले हैं वो मिस्टर आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस ई-कॉर्प। आदित्य जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। जी नमस्कार अमोल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे ग्रुप के बारे में। आदित्य कुशवाहा जी सीईओ एंड डायरेक्टर एक्सिस ई-कॉर्प कंपनी के, जो अभी पणजी गोवा में एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये दिल्ली नोएडा से बिलोंग करते हैं। इसके पहले ये लोग जिस ग्रुप से है, ये ग्रुप ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदित्य जी को 17+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। ही जॉइंड द फैमिली बिजनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद इन्होंने ही फाउंडेड द रियलिटी वेंचर अंडर द बैनर ऑफ एक्सिस ई-कॉर्प। इनके जो टॉप प्रोजेक्ट्स है वो है एक्सिस ब्लूज, एक्सिस योग विला, एक्सिस लेक सिटी प्लाजा। ये सब लॉन्च हो चुके हैं गोवा में। और इसके बाद इनका प्लान है फ्यूचर में कि सिलीगुड़ी और जिम कॉर्बेट और बहुत अच्छी ट्रैवलिंग वाली लोकेशंस पे, नेचुरल ब्यूटी वाली लोकेशन पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आज इस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी रियल एस्टेट की अच्छी चीजें पता चलेगी। हॉलीडे होम से रिलेटेड क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो सब भी पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज का एक और बेहतरीन इंटरव्यू। आदित्य जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आदित्य जी, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, बहुत सारे लोग 22 देशों से 1 लाख से ज्यादा ऑडियंस अलग अलग तरीके से रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज को देख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से मिला है। पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि एक रियल एस्टेट डायरेक्टर, एक सीईओ किस तरीके के माहौल से होकर गुजरता है? आपका स्कूल एजुकेशन, आपका कॉलेज लाइफ, और सबसे मेन आप रियल एस्टेट में एंट्री कैसे हुई, थोड़ा वो डिटेल में हमें बताइए। देखिए, रियल एस्टेट तो आदमी डे वन ही उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो एजुकेशन के लिए हम कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जब एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पहला स्टेप होता है जब पेरेंट्स सोचता है कि वो शहर में उसके लिए, जिस शहर में उसका बेटा पढ़ने गया है वहाँ उसका घर भी होना चाहिए था। तो एजुकेशन से ही लिंक हो जाती है, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का सिनेरियो से लिंकअप हो जाता है। तो वी आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। हमारा कानपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट्स अ ह्यूज कैंपस, अराउंड 4000 स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं। तो हमारे पास आर्किटेक्चर डिवीजन भी है, उसमें मैनेजमेंट डिवीजन भी है, फैशन टेक्नोलॉजी है और फार्मास्यूटिकल, मतलब ऑल द विंग्स और इन एजुकेशन वी आर हैविंग देयर। उसके बाद जो है फैमिली का एक्सपोजर था कि हम कुछ ना कुछ सेकेंडरी हाउसिंग में करें। प्राइमरी हाउसिंग में ऑलरेडी बहुत सारे, हर शहर में कोई ना कोई डेवलपर काम कर रहा है और कुछ डेवलपर्स जो है जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बट सेकेंडरी हाउसिंग में कोई ऐसा डेवलपर अभी काम नहीं कर रहा था जिसके पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हो, जो मल्टीपल लोकेशंस में काम करें। और तो वी एज हमारी फैमिली ने सोचा कि हमको जो है इसमें सेकेंडरी हाउसिंग में कुछ काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने इसको सेकेंडरी हाउसिंग को एक्सप्लोर किया। और गोवा एक ऐसी लोकेशन है जो सबसे चार्मिंग है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है और लोग बहुत ह्यूज ट्रैवलर है। ठीक है, तो हम गोवा में लोगों के लिए ऑप्शन लेके आए कि आप अपना खुद का सर्विस अपार्टमेंट, विला या इस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए एक रेंटल अर्निंग का सोर्स हो और वो सर्विस मैनेज हो। जिस समय आप नहीं रह रहे हो उसमें रेंटल अर्निंग होती रहे, या आपके पास अभी टाइम है तो आप वहाँ पर रह के उसको एंजॉय करें। जी, तो इस तरीके से आपने अपनी एंट्री की। तो आपको रियल एस्टेट पहले से पसंद था या फिर फैमिली का ये बैकग्राउंड देखते हुए आप रियल एस्टेट में आए, थोड़ा वो बताइए। देखिए, रियल एस्टेट तो थोड़ा सा पसंद था ही, और चूंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये आर्किटेक्चर की पूरी स्टडी होती थी तो इन्वॉल्वमेंट रहता था। और उसके लिए मैंने मार्केट में काफ़ी समय तक प्रोफेशनली इंगेज रह के अपने आप को डेवलप भी किया कि कैसे रियल एस्टेट में क्या कमियां रह जाती हैं, क्या डेवलपर्स के साथ गलतियां हो जाती हैं, टेक्निकली प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी मार्केट वायबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट के सक्सेस रेशियोज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे। तो उन सब चीज़ों पे हमने पहले लर्न किया और फिर जो है इस प्रोजेक्ट को लेके आए। हॉलीडे होम के प्रोजेक्ट के साथ एडवांटेज रहता है कि इस प्रोजेक्ट बहुत स्मॉल स्केल के होते हैं। मतलब अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो 2 लाख फुट का डेवलपमेंट है, तो 2 लाख फुट का डेवलपमेंट जो है वो मेट्रो सिटीज़ में जो है डेवलपमेंट बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, तो डेवलपमेंट के फेलियर के चांसेस रहते हैं अगर वो प्रोजेक्ट समय पे टेक ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं भी होता है, नहीं भी बिकता है टाइमली, तो आप उसे बना के डेवलप करके चला सकते हैं। वो एज ए होटल के आपको रेवेन्यू देता ही रहेगा।
तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम मल्टीपल लोकेशंस पे होटल डेवलपमेंट करें और होटल जो है वो लॉन्ग स्टे के हिसाब से हों, उनमें फैसिलिटीज ज़्यादा हों। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कोविड में लोगों को मिला। कोविड में लोगों ने इसी तरीके की चीज़ों को पसंद किया कि जहाँ पर वो ऐसे, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली हो, नेचर के पास हो और वो शहर की भीड़ भाड़ से और डिफरेंट लोकेशन पे हो। बिल्कुल। तो हॉलिडे होम की जो है जो मेन जो रिक्वायरमेंट आई, लोगों को समझ आई या लोगों के अंदर जो फीलिंग्स थी, वो जो है हॉलिडे होम के प्रति जो है वो कोविड की तरफ बढ़ गई। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आदित्य जी। आगे बढ़ेंगे। हमें जो भी एक्सेस कॉर्प के बारे में पता है सर, तो हम एक सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, हमारी टीम रिसर्च करती है गूगल पे, आपकी वेबसाइट पे, कभी कभी हम कुछ कॉल्स करते हैं, उनसे पता करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक ओनर ही बता सकता है कि हम जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक्सिस ई कॉर्प एक्जैक्टली क्या कंपनी है, कैसे काम करती है, पैटर्न क्या, थोड़ा वो सब। देखो एक्सिस ई कॉर्प मेनली सेकेंडरी हाउसिंग या कमर्शियल मार्केट में काम कर रही है। विजन एक्सिस ई कॉर्प का कि हम एक टॉप क्लास सेकेंडरी हाउसिंग लोकेशन डेवलप करें, जिसमें जो बायर है या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा रेंटल अर्निंग मिले, प्लस उनके पास जब खुद के लिए फ्री टाइम हो, अपनी फैमिली को देने के लिए फ्री टाइम हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद एंजॉय कर सकें। इसलिए हमने इसमें 3 चीज़ों का बहुत बेसिक ख्याल रखा है। नंबर 1, लोकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो टूरिज्म एंगल से बहुत सुपर हिट होनी चाहिए, जिससे जिस समय वो क्लाइंट वहाँ पर नहीं रह रहा है तो उसका फुटफॉल से उसकी जो है प्रॉपर्टी की फुलफिलमेंट ईजी होती रहे। ठीक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही इंडस्ट्री के टॉप लीडिंग एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर डिजाइन किया है, जिसमें चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे लैंडस्केप कंसल्टेंट हो या होटल कंसल्टेंट हो जो सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वास्तु हो। हर एंगल से हमने उन चीज़ों को रखा है जो उस प्रॉपर्टीज में एमिनिटीज, डेवलपमेंट, वो सब जो है एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड के साथ तैयार हो, जिससे उस जो इन्वेस्टर है हमारा या जो बायर है हमारा, उसको उसकी ग्रोथ मिले। ठीक है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आदित्य जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपने बताया आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब कैसे आप रियल एस्टेट पे, आपने बताया आपका ग्रुप कैसे काम, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे के इंस्पिरेशन कौन है, आपके मेंटर कौन है, आपके लिए कौन आइडल है, कौन इंस्पिरेशन जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और ये सब आप कर पा रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, फॉर एनी रियल एस्टेट डेवलपर आई बिलीव मेंटर तो कस्टमर होता है। ठीक है। दे लेट यू नो कि हाउ उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो इस समय उनकी जो है उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, वो अपने घर को कैसे देख रहे हैं। जैसे आज की तारीख में एक सस्टेनेबल हाउसिंग इज द मोस्ट डिमांडिंग सिनारियोज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कार में AC होना एक लग्जरी होता था, आज वो बेसिक नीड हो गई है। ठीक है। तो वो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मेकर्स थे, उन्होंने अंडरस्टैंड किया बाइंग से कि बाइंग बिहेवियर क्या है, बायर की चॉइस क्या है, बायर देखता क्या है, उसको चाहिए क्या। तो वैसे हमने भी उन्हीं से लर्न किया। तो मेरे मेंटर तो आई बिलीव वही हैं कि मैंने उन्हीं से सीखा कि जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। मैं बात करना चाहूंगा ये सब काम करने के पीछे, ये इतना एक अलग एंगल की सोच रखने के पीछे कि सेकेंडरी होम पे स्पेसिफिक काम करेंगे, अच्छे एरियाज में करेंगे जहां लोगों को एक उनकी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी मिले, ये सब के पीछे की लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी, कैसे आप ये सब सोच कर पाए, थोड़ा वो डिटेल में बताइए। देखिए अमोल जी, है क्या कि सेकेंडरी हाउसिंग में ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, बट अभी जो डेवलपर हैं वो एक रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। रीजनल लेवल पे काम करने का डिसएडवांटेज ये है कि जो बायर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब अगर हम बात करें NCR के पास तो शिमला एक जगह है, शिमला में भी हॉलिडे होम डेवलपर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। या अगर बॉम्बे के आसपास बात करें तो जो है अलीबाग के आसपास बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट क्या है कि मान लीजिए जो बॉम्बे का बायर है उसने अलीबाग में इन्वेस्ट कर लिया, या NCR का बायर है उसने शिमला में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 1, 2, 3 बार अपनी प्रॉपर्टी में रहने के बाद वो उस प्रॉपर्टी से बोर हो जाता है। हॉलिडे होम में आप बार बार एक ही प्रॉपर्टी पे नहीं जा सकते। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पैन इंडिया मल्टीपल लोकेशन पे ग्रेजुअली अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, सो दैट जो मेरा बायर है आज, अगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो गोवा का बायर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आके एंजॉय कर रहा है, जो उसको फ्री डेज बचे हुए हैं, फिर वो कहीं भी मेरी दूसरी किसी भी प्रॉपर्टी में वो जाके उसको अपने जो उसके पास टाइम लाइन है वो उसको एंजॉय कर सके, वो वहाँ टाइम स्पेंड कर सके। तो ये मल्टीपल लोकेशन पे काम करने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो मेरा बायर है, जो उसका हॉलिडे की चार्म है, वो उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो एक आदर वो इन्वेस्टमेंट तो मेरे साथ एक लोकेशन पे कर रहा है, बट उसका एक्सपोजर सारी प्रॉपर्टीज में होता रहे।
राइट राइट राइट। चलिए, बहुत बहुत अच्छा थॉट आपने बताया कि कैसे आपने ये सोचा कि एक बायर जब एक सेकंड होम खरीदता है तो बार बार वहां जाना पसंद नहीं करता, पर अगर उसे ऑप्शन मिल जाए पूरे इंडिया में अलग अलग सेकंड होम्स होने के, जहाँ से उसे एक रेंटल इनकम भी आए, तो वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर पाएगा और अलग अलग जगह से रेवेन्यू। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपने शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने आंसर हमें दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे आदित्य जी। अब बात करते हैं कि एज अ सीईओ, एज अ डायरेक्टर, अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, इतना टीम को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं एज अ सीईओ, थोड़ा वो बताइए। देखिए, मेरा तो मैक्सिमम इंटरेक्शन मेरी टीम के साथ होता है, ठीक है। आई बिलीव ऑन द टीम डेवलपमेंट, और वी हैव मल्टीपल ऑफिस, ठीक है। तो ज़्यादातर मेरा तो ट्रैवलिंग शेड्यूल रहता है, और जो मेरी एनर्जी है वो मेरी टीम है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम इज giving me the best results. They are very high interactive guys. They are customer service oriented people. ठीक है, जो मेरी सेल्स टीम है वो बहुत कस्टमर ओरिएंटेड है। तो जो वी जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा सब कुछ कस्टमर सेंट्रिक है, और मुझे वो अच्छा लगता है जब जिस तरीके से मेरी टीम मेरे कस्टमर को हैंडल करती है, उनको उनको उनके एक एक क्वेरी को सॉल्व करती है, न केवल सेल्स के बाद उनको किस तरीके से उनके एक बड़ी सेल हो गई उसके बावजूद भी कस्टमर की साइट विजिट होनी है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन देखना चाहता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि हम हॉलिडे होम लोकेशन पर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमारी लोकेशन सब अलग अलग हैं, तो कस्टमर को बहुत लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता है, उसको स्पेशली 2-3 दिन स्पेयर करने पड़ते हैं कि उसको साइट विजिट करनी है। तो ऐसे में उसका एक्सपीरियंस, उसको वो हॉलिडे होम के मूड से निकला भी है और प्रोजेक्ट भी देखने आया, तो फैमिली से ही आता है। तो वो उन सबको जिस तरीके से मेरी टीम उनको हैंडल करती है, द वे मुझे वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। दीज आर माई एनर्जी स्किल्स, वो मुझे एनर्जाइज कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे और अपने कस्टमर को जो है सर्विस देने के लिए जो है इंस्पायरेशन मिलती है उनसे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई टीम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना ट्रैवलिंग करते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप अपने लाइफ में मॉर्निंग में अपने लिए, मतलब बहुत सारे सीईओ से हमने सवाल पूछा कि आपका मॉर्निंग रिचुअल क्या है, क्या सुबह उठकर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, व्हाट यू डू टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल एट पीक, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज्यादा जिम और इन सब के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता वेरी ऑनेस्टली, जस्ट बिकॉज़ ऑफ शेड्यूल फॉर ट्रैवलिंग, बट आई एम गोल्फ प्लेयर, तो जब टाइम मिलता है तो मैं गोल्फ यूज कर लेता हूँ, और उसी से जो होमवर्क दे पाता हूँ अपनी बॉडी को उतना ही कर पाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप गोल्फ खेलना पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स अपने आप में एक एंटायर कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप अपनी टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे वो इतने अलग, क्योंकि एक सिंगल जगह पे प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए व्यक्ति को एक ही लोकेशन को पढ़ना पड़ता है। मैं बहुत डीपर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मान लीजिए मेरे 5 प्रोजेक्ट मुंबई में है या दिल्ली में है या अहमदाबाद में, मेरी टीम को सिर्फ अहमदाबाद की पढ़ाई करनी है, अहमदाबाद का डेवलपमेंट स्टडी करना है। और जब मेरे प्रोजेक्ट 10 अलग अलग जगह पे होते हैं, वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मुझे 10 जगह के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी टीम कैसे मैनेज कर पाती है और आप कैसे उन्हें इंस्पायर करते हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, टीम का क्या है कि जैसे मेरा शेड्यूल ट्रैवलिंग रहता है, वैसे मेरी टीम का भी शेड्यूल ट्रैवलिंग रहता है। दे यूज टू ट्रैवल ऑल द साइट्स, और उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, दे स्टडी ऑल दोस थिंग्स। तो वो हमने जो टीम भी इस तरीके से बनाई है कि दे आल्सो अंडरस्टैंड द कि हॉलिडे होम क्या होता है, हॉलिडे होम में लोग क्यों खरीदते हैं। आज हॉलिडे होम में पहले तो सिर्फ एक रिच पीपल ही खरीदता था। अगर हम बात करें तो किसी का आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउस होता था, बट आज की तारीख में जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो दे आर सिस्टम इनेबल, वो अपना लैपटॉप और कंप्यूटर लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कहीं से भी काम करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, और इवन कॉर्पोरेट्स भी प्रिपेयर्ड है। कि जब से लॉकडाउन में आपने देखा ही कि पहले बड़ा इमेजिन करना ही बड़ा टफ था कि हम कैसे अपने घर से सारा सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, कैसे सब कुछ कर पाएंगे। तो वो ये लॉकडाउन ने ये एक लर्निंग दे दी सारे कॉर्पोरेट्स को, लोगों को, कि हम दूर रह के भी सिस्टम अगर हमारे पास अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, तो हम कहीं से भी ऑफिस के रूटीन लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की तारीख में यंग बायर बहुत है जो हॉलिडे होम की लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है या रह रहा है या होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो जो मेरी टीम भी है, हमने उनको उनका जो कस्टमर इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि कस्टमर के साथ ही उनको ये लर्निंग मिल जाती है, और वो फिर उस जियोग्राफी को, बट ऑब्वियसली प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले स्टडी करते हैं और टीम को लेके स्टडी करते हैं, सो दैट वो डे 1 से ही प्रिपेयर रहे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है कभी कभी जिसमें ग्लोबल चीज़ों का भी इम्पैक्ट बहुत होता है। जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया तो मार्केट में एक बहुत हलचल मची हुई थी। फिर क्या हॉलिडे होम सेक्टर में रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, या कभी नोटबंदी आ गई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या कोई लोकल या स्टेट लेवल के अलग अलग लॉ
आ जाते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बताइए कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या डील करते हैं, कैसे करते हैं, जब ग्लोबल इश्यू आया या कोई एक्ट आया या जीएसटी आया या नोटबंदी आई, तो तब आपने कैसे मैनेज किया अपने परिवार, क्योंकि ये लग्जरी का पार्ट है, ये कोई नेसेसिटी का पार्ट तो है नहीं। और लग्जरी के लिए इंसान तब स्पेंड करता है जब नेसेसिटीज का उसका बजट पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो सोचता है इससे मैं लग्जरी में इन्वेस्ट करूं। तो आप कैसे मैनेज करते थे ये सब उस समय पे, कैसे मैनेज किया? अमोल जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। और यू नो ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं हैं, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है क्या अमोल जी, जो मैंने खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 70% मार्केट तो डिकेज से चली आ रही है कि पहले किसी की पीढ़ी उसकी फैमिली में ही रियल एस्टेट का बिजनेस हो रहा था, बट जब से यंग प्रोफेशनल किया है, ठीक है, जैसे मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि जब से इन हम जैसे लोगों ने जो मार्केट में प्रोफेशनली इंगेज्ड हैं और जिनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी टीम प्रोफेशनली सेटअप के साथ ड्रिवन करना पसंद करती है, तो उनके लिए दीज ग्लोबल सिनेरियोज बिल्कुल टफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, वी एज एक्सिस कॉर्प हैज बीन सोल्ड मोर देन 100 करोड़ रुपीस इन्वेंट्री, ठीक है, सुपर जस्ट आफ्टर विदिन 1 ईयर फ्रॉम द लॉकडाउन, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास सारा सिस्टम इनेबल सिनेरियोज थे, हम कस्टमर को पूरा डिजिटल टूर कराते थे, हम उनको डिजिटल प्रोसेस फॉर्म के थ्रू सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते थे, और मेरे पास 90% क्लाइंटल एनआरआईज है, ठीक है, एनआरआईज मेरे पास बायर ज्यादा है, जस्ट बिकॉज एनआरआईज को ये सारी लोकेशन ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी करती हैं, ऐसा नहीं है, बट जो है अगर आप ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ज्यादा इन सब चीजों को बिलीव करते हैं, आप बिल्कुल गवर्नमेंट के बायलॉज को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो ये जो ग्लोबल इस तरीके से चैलेंजेस हैं ये आपको कभी परेशान करने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी है, नोटबंदी का इम्पैक्ट वहां पर पड़ा जो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, अगर आप रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब ये तो अच्छी बात है, वो तो मतलब फिर और अच्छा है कि जो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर जो इन सब चीजों का फायदा उठाते थे वो आपके इक्विवेलेंट हो गए। अब आप अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। क्या बात, तो ये फॉर अस एज द प्रोफेशनल ये हमारे लिए बेनिफिट पॉइंट है, और ये अच्छी चीजें हैं कि इनसे सारी चीजों को, जैसे हमने सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, एप्लीकेशन फॉर्म से लगा के सारा प्रोसेस, साइट विजिट, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो हमारे को कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए नहीं, क्योंकि हम पहले से मल्टीपल लोकेशन में काम कर रहे थे, तो ये टेक्नोलॉजी हमको ऑन बोर्ड लेके आने हमारी वैसे भी मजबूरी थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आदित्य जी ये सब शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आदित्य जी, कोई ऐसी किताब आप अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे जिसे आप पढ़कर आपको लगा हो कि आपने बहुत कुछ अलग सीखा अदर देन योर फॉर्मल एजुकेशन, तो वो किताब का नाम अगर आप बताना चाहे कोई ऑडियो बुक हो, चाहे आपने पढ़ी हो, ऐसा कुछ है जो किताब हो, कोई ग्रंथ हो जो आप शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस? अभी तो फिलहाल मैं आपकी बुक का ही वेट कर रहा हूँ अमोल जी, ठीक है। ये बुक जो है बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने के अंदर हमारा भी प्लान है, ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यूज फिनिश हो गए कि हम बुक को लॉन्च करने वाले। तो थैंक यू सो मच टू हैव योर बुक। सुपर थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी स्टोरी लाइफ में कभी घटित हुई हो जब आपने अपना काम शुरू किया या कोई प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे, बहुत डिफिकल्टी है, कैसे आपने उसके साथ फाइट किया, ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी जिसने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया हो, तो अगर वो कुछ आप शेयर करना चाहें? कोई एक रियल इंसिडेंस आपके साथ कभी घटित हो जाता है, हमको लगता है वो पॉइंट से मेरी लाइफ में टर्न अराउंड आ गया, ऐसा भी कुछ हो तो आप बता सकते हैं? अमोल जी देखिए, मैंने बताया कि मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करने से पहले, आल्दो ये मेरा फैमिली बिजनेस एजुकेशन का रहा है लंबे समय से, मैंने मार्केट में कुछ समय तक जो है प्रोफेशनली इंगेज होकर मार्केट के प्लस माइनसेस को अंडरस्टैंड किया। मेरा मानना है कि जो मार्केट है, ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट, ये बहुत ही इमोशनल मार्केट है, ठीक है, बायर का बहुत कुछ स्टेक लगा होता है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे सक्सेस डेवलपर्स को फॉल डाउन होते भी देखा इस जर्नी में, ठीक है, कुछ मेरे सीनियर्स कलीग्स भी रहे उनमें से, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर व्हेन यू वैल्यू योर कस्टमर्स इमोशंस, ठीक है, तो आपको जो है मार्केट में कुछ भी ग्लिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एज ए डेवलपर अगर आप कस्टमर्स के इमोशंस और उनकी वैल्यूज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके पैसा को जो है सही से संभाल के उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, जिसके लिए रेरा बहुत
वी एज ए डेवलपर हमको बहुत बाउंड करता है और बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, कि जो है इसको कैसे हैंडल करना है। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। मेरे को तो लगता है कि रेरा जब से आया है, ठीक है, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में बहुत पॉजिटिवनेस आ गई है, ठीक है, और ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। इसका इम्पैक्ट आज हो सकता है बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फील करने पड़ रहे हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर इंडियन रियल एस्टेट मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेरा विल हैव मोर पावरफुल। बायर्स का फेथ ग्रेजुअली बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट विद इन 10 ईयर आपको बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आदित्य जी फॉर शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं, कुछ कोर रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। मार्केटिंग एक क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और आप लोग मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? जब सेकंड होम, हॉलिडे होम्स की बात करो तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा वो। देखिए अमोल जी, जस्ट बिकॉज ऑफ हम सेकेंडरी हाउसिंग में हम डिस्कस कर ही रहे हैं बात, ठीक है, तो एक शहर से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमको नहीं मिल पाता, ठीक है, ये हमारा बेसिक चैलेंज है, ठीक है। वी कैन नॉट फोकस्ड ऑन वन सिटी ओनली। और इसमें हमारे फिर इस मैटर पे हमारे लिए जो है, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के चैनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं, और जिससे हमारी रीच बहुत अच्छी है। और डिजिटल, उनका भी मेन फोकस डिजिटल मार्केटिंग पर है। डिजिटल मार्केटिंग से आप सिटी को टारगेट कर सकते हैं, आप एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, आप बाइंग बिहेवियर को टारगेट कर सकते हैं, और फिर उन कस्टमर्स के पास पहुंचा जा सकता है इजीली, और उसके जो है जरिए आप अपने प्रोडक्ट को उनको समझाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग आज की न्यू एज ग्रुप में जो है ये बहुत की रोल है कि रियल एस्टेट को समझने के लिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को उसमें कर सकें। और खासकर जो है जितने मेट्रो सिटीज़ हैं ये तो बहुत ही अब यूज्ड टू हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रति, ठीक है। और न्यू एज ग्रुप में जो है आई बिलीव जो चल रहा है टाइम पीरियड, इसमें डिजिटल मार्केटिंग इज डूइंग अ परफेक्ट रोल। तो सारे लोग ग्रेजुअली इसी को फॉलो कर रहे हैं, हम तो फॉलो करते ही आए हैं, क्योंकि हम मल्टीपल लोकेशन को टैग करना हमारा बेस है, क्योंकि एक शहर में बहुत पोटेंशियल होता नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही हमारा भी कोर रूट है, और बहुत सारे डेवलपर्स को आज की तारीख में फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा कि सेल्स का सिस्टम आपका कैसा है, और स्पेशली आप सेल्स कैसे करते हैं। मतलब क्या आपके एम्प्लॉयज ही ये पूरे सेल्स करते हैं, क्या आप कुछ नेशनल लेवल पे चैनल पार्टनर से उनके साथ सेल करते हैं, या एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर मिल के सेल करते हैं? आपका सेल्स कैसे होता है? नहीं, हमारा प्राइमरी जो सेल्स है वो तो ग्लोबल चैनल्स पार्टनर्स के साथ ही है। वी हैव ऑन बोर्ड मल्टीपल ग्लोबल चैनल पार्टनर्स, जिनके मल्टी लोकेशन पे ऑफिसेज हैं, चाहे दुबई हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इन सारे लोकेशंस पे उनके ऑफिसेज हैं। और मेरी अपनी टीम है जो उनको सर्विसेज देती है, क्लाइंट के क्वेश्चंस को वो करते हैं। वी हैव ऑफिस इन गोवा, मुंबई एंड एनसीआर रीजन, और जिसमें जो है हम क्लाइंट को अगर कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है तो उसमें भी वो करते हैं। बाकी एज पर नीड फिर हम ओवरसीज ट्रैवल करते रहते हैं। अगर कोई इवेंट है, कोई और रोड शो है, तो उसके बेसिस पे हम वहाँ भी ट्रैवल करते रहते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आप ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक ही सिटी में काम करते हैं, तो ऑपरेशंस को मॉनिटाइज करना, उनकी तरफ ध्यान रखना, उसको मॉनिटर करना बहुत इजी होता है। लेकिन जब आप बहुत सारे जगह पे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऑपरेशंस को संभालना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। पॉसिबल है पर बहुत बड़ा सिस्टम और ब्रेन लगता है। तो आप अपने ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करें? मतलब आपने लैंड खरीद ली, अब आपको डेवलप करके देना है, और वो एक जंगल वाली जगह पे है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे अपना सिस्टम चलाते हैं, ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, थोड़ा वो बताइए। सर, मैंने पहले भी बोला कि सर इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है, कि वो वो मुझे इनेबल करते हैं सब चीज़ करने के लिए। और मैंने आपको पहले बताया मेरा कोर बेस एजुकेशन है, तो वी हैंडल 4000 स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हमें ऑपरेशनली सारा प्रोसेस सिखाते हैं, और 100% हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पूरा ERP मेथोलॉजी वी फॉलो। तो हमारे पास कितना स्टॉक है, हमारे पास साइट पे कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, साइट पे क्या क्या चीज़ें हैं, आगे का प्रोजेक्शंस क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना लेबर है, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ पे क्या क्या अगले पूरे वीक का प्लानर क्या है, और जो है ये सब हमारे पास पहले से पता होता है, और उसके बेसिस पे फिर हम उसको वो करते हैं, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन हम उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और प्रॉपर जो है ERP फॉलो करते हैं, जिससे कहीं पर भी हमारे को कोई इश्यूज नहीं आता।
प्री कास्ट हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमारे प्रोजेक्शंस है, और उनको वो कहीं भी किसी नेचर की वजह से कोई बारिश आ गई, कोई और चैलेंज हो गया, तो फिर वो मैनुअली हम उसे मैनेज करते हैं और उसको फिर रीवर्क करके उसको टाइमलाइन को मैनेज करते हैं उसको। तो ऑपरेशनल एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशंस आपको फिर बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं फील होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है ऐसे समय में? रियल एस्टेट में मैनेजमेंट का क्या रोल है, या ऐसे प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, थोड़ा वो बताइए। सर देखिए, मैनेजमेंट भी हमारे हॉलिडे होम इंडस्ट्री में तो जो मेन मैनेजमेंट है वो है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर सेंटिमेंट्स, ठीक है, कि उसकी विजुअलाइजेशन क्या है। तो हम तो कस्टमर ड्रिवन है, ठीक है, हमारा बहुत ही हम एथिक्स को फॉलो करते हैं और कस्टमर ड्रिवन होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के सेंटिमेंट्स, हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन की तरफ जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैनेजमेंट हमारा यही है कि हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और कस्टमर के सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस और उनकी बेसिक नीड के हिसाब से हम चीज़ों को मीट आउट कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, जिससे पहले तो नहीं लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन ब दिन हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट की, क्योंकि जब हम रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हमें ट्रेन्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कम मिलते हैं। हम जनरली इंश्योरेंस, FMCG या अलग अलग जगह से लोगों को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि भारत में ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर रियल एस्टेट में नहीं है। तो आपको क्या लगता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है? और पिछले 10 साल से हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली पिछले 5 साल से CEOs, डेवलपर्स, बिल्डर्स, इनकी टीम के साथ काम कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने मिले कि जो 2 करोड़ का टर्नओवर करते थे वो 50 करोड़ पे पहुंच गए, सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट पे सही काम करने की वजह से। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल? देखिए अमोल जी, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से या इंडस्ट्री को अपनी टीम को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा है, ये हाई प्रेशर जॉब भी है। ऑल्दो वी आर इनटू हॉलिडे होम, तो हमारे यहाँ बहुत हाई प्रेशर नहीं है, बट जो मैं जहाँ तक समझता हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक हाई प्रेशर जॉब है, क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है, ठीक है। और ये बहुत सारी इंडस्ट्री को जो है एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो अगर बीइंग डेवलपर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हर लेवल पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, अपनी टीम को ट्रेन करना चाहिए, सो दैट वो कस्टमर से कोई फॉल्स कमिटमेंट ना कर सकें, उनके बिहेवियर अच्छा हो, उनका मॉरल अच्छा हो, उनकी सोच अच्छी हो, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिवीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है, वो भी चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, बायर के साथ अच्छा बिहेवियर हो, रेरा अपना एक रोल प्ले ग्रेजुअली करता जा रहा है। तो ऐसे में अगर टीम आपकी ट्रेंड है, प्रोफेशनल है और अच्छी सर्विस कर रही है, तो आपको जो है किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कभी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप हमेशा आपकी रैंकिंग हमेशा अच्छी रहेगी, आपके नंबर्स हमेशा अच्छे रहेंगे, आपकी रेपुटेशन भी हमेशा अच्छी रहेगी। तो मतलब बहुत बेसिक है कि जैसी सोच वैसे रिजल्ट्स, ठीक है। तो अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए खुद की या अपनी टीम की सोच को सेंट्रिक कर सकें, अच्छी कर सकें, तो वो जो है कंपनी का फेस बन जाएंगे, तो कंपनी की गुडविल के रूप में काम आएगी। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज प्ले अ गुड रोल। वी एज अ डेवलपर हमें इसे अडॉप्ट करते रहना चाहिए, और ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमेशा काम आता है और ये काम आएगा भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बात करेंगे हॉलीडे होम, सेकंड होम के सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए हॉलीडे होम इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज तो यही है कि एक ऐसा, अगर आप ग्लोबल लेवल पे अगर आपका एक्सपोजर है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है। बायर का बिहेवियर बहुत फ्रिक्वेंट है, लोग हॉलिडे में ट्रैवल करते हैं। इवन अगर आप बात करें कि ग्लोबली सिर्फ इंडियन ट्रैवल जो है कितना ज़्यादा जाता है बाहर, आउट ऑफ इंडिया जाता है, ठीक है, ट्रैवल करने, तो उन सब का जो है सेंट्रिक है कहीं ना कहीं कि इंडिया में ही कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, आप उसको, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे इकोसिस्टम में सेल्फ सस्टेनेबल है, वो देखने की बात है, जिससे आपका जो बायर है वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेके डिसीजन ले सके बाइंग का, ठीक है। और जो चैलेंजेस हैं हॉलिडे होम में वो यही है कि हर एक शहर की एक लिमिटेशन है कि उस शहर का एक लिमिटेड सेगमेंट ही
उस शहर से बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये बेसिक चैलेंज है, ठीक। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से उसे लेते हैं और किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट चूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपका विजन है, क्या अगले 5 साल 10 साल का प्लान है, थोड़ा वो बताइए कि एक्सिस ई कॉर्प को आप कहाँ देखते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स करते हुए देखते हैं, थोड़ा आपका विजन बताइए। अमोल जी, वी एज एक्सिस ई कॉर्प हम स्मॉल स्केल के ही प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट 2 लाख फुट से ऊपर का हम नहीं प्लान कर रहे हैं। हम एज ए वन प्रोजेक्ट, मतलब हमने अभी एक वो गाइडलाइन बनाई हुई है कि विद इन 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का डेवलपमेंट से ऊपर का प्रोजेक्ट ना हो, सो दैट उसकी डिलीवरी टाइमलाइन बहुत ईजी हो सके, नंबर 1। और हम अगले 10 साल में लगभग इंडिया की 12-13 सिटीज को कवर करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे जाते हैं, बट फिलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट गोवा में चल ही रहा है, हम दार्जिलिंग लेके आ ही रहे हैं, जिम कॉर्बेट के आसपास प्लान है ही हमारा। तो ईस्ट वेस्ट साउथ लगभग हम प्राइमा फेसी अगले 3-4 साल में हर जगह अपने फुटप्रिंट बना लेंगे, फिर उसी जगह पर सेकेंडरी और थर्ड इनोवेशन प्रोजेक्ट और लेके आएंगे। तो अभी हम ज़्यादातर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, हम सर्विस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, हम लॉन्ग स्टे को लेके फोकस कर रहे हैं, और हमने हर जगह पर इंडस्ट्री के टॉप ग्रेड कंसल्टेंट को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है, सो दैट दे गाइड अस कि आगे 10 साल बाद 15 साल बाद मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट होगी, और आज की तारीख में अगर कस्टमर सर्विसेज की जितनी भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो और बेसिक मतलब हर छोटी छोटी सर्विसेज की प्लानिंग एडवांस स्टेज पे करी जा सके, सो दैट प्रॉपर्टी ऑपरेशनल एंगल से बहुत चैलेंजेबल ना हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि अगर रियल एस्टेट में आने वाला है, क्योंकि देखिए हमारा एक मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को हम भारत में ट्रेन कर सके, कोच कर सके, ताकि वो एक एथिकल प्रैक्टिकल बिजनेस प्रैक्टिस करके अपने कस्टमर के भले के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट ला सके। और अगर एक एंटरप्रेन्योर 30-40-50 लोगों को जॉब दे सका, तो भारत में 40 से 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं 10 साल में। दैट इज द मिशन एंड द विजन विद व्हिच वी आर वर्किंग। सब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको क्या लगता है कि एक रियल एस्टेट के आने वाले एंटरप्रेन्योर का सक्सेस मंत्र क्या होना चाहिए, उसने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो आप बीइंग डेवलपर हमें सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हमें प्रोजेक्ट्स जो है चूज करने चाहिए, उनकी लोकेशंस अच्छी होनी चाहिए, उनकी खुद की ग्रोइंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, हमारे को जो मटेरियल चूज करना है वो ऐसा चूज करना चाहिए कि उनकी लाइफ और उनकी स्ट्रेंथ ऐसी हो कि वो जो बायर है वो उसके साथ लंबे समय तक सस्टेनेबल कर सकें। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छी लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी हैं जिनका मटेरियल अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको मल्टीपल जगह पे मिल जाएंगे, बट उसमें क्या होता है कि वो बाद में वो रेपुटेशन को हैम्पर करते हैं। तीसरा, जो बायर है, ठीक है, बायर के अगर आपने सेंटिमेंट्स को समझ लिया, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया और उनके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट प्लान किए, तो वो आपको सक्सेस देके ही जाएंगे। तो एथिकल बिजनेस करिए, तो नो वन कैन होल्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट आदित्य जी। लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आज मार्केटिंग एजेंसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ में, और एडवाइजर्स और एजेंट्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या देखकर वो किसी बिल्डर, डेवलपर या सेकंड होम कंपनी को सेलेक्ट करे? क्योंकि देखिए फ्रंट फेस तो उन्हीं का जाता है बहुत बार जब वो कस्टमर से डील करते हैं, तो क्या देखकर उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में बताइए। एक तो बेसिक जो है वो तो यही है कि डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, नंबर 1 है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स की लोकेशंस क्या है, ठीक है। तीसरा, उसका विजन क्या है, ठीक है। और चैलेंजेस लगभग सबकी लाइफ में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस किसी भी के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो चैलेंजेस कैन नॉट बी फोरकास्टेड, बट अगर उसकी इथिकल प्रैक्टिस, उसका विजन, उसकी लोकेशंस, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, 4-5 चीज़ें अगर इनिशियली स्टडी लेवल पे स्टडी कर ली जाए, ठीक है, तो दोस कैन बी गुड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। तो मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगा, आदित्य जी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, मेरी टीम का जिन्होंने आपसे कोऑर्डिनेट किया, और एंड में आपका कितना प्रीशियस समय आपने दिया ताकि हमारे ऑडियंस तक रियल एस्टेट का रियल प्रैक्टिकल नॉलेज जाए। क्योंकि दोस्तों, इस बात को आप सब जानते हैं, यही भारत के रियल सुपर हीरोज है, यही भारत के रियल एस्टेट गेम चेंजर्स है, जो बहुत मेहनत करते हैं साइट पे ताकि आप तक अच्छा प्रोडक्ट आ सके। और जब इनके इंटरव्यूज आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये एक गोल्ड माइन, एक प्लैटिनम माइन है। ये प्लैटिनम माइन से आप जितना चाहे उतना नॉलेज निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच आदित्य जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मैं तो आप कह सकते हैं। नहीं अमोल जी, मैं तो पहले थैंकफुल हूँ आपका कि आपने जो है हमसे हमारे व्यूज़ बायर्स तक पहुँचाने के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी बुक का भी, ऑल्सो मुझे भी
जो है एक नॉलेज देगी कि बाकी मेरे कलीग्स, मेरे दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर के जो सीईओज हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, और उसको उनसे अगर कुछ मुझे इनपुट मिल सके, मुझे कुछ लर्निंग मिल सके, दैट विल बी गुड फॉर अस आल्सो। और ये आपकी बुक या आपके जो मैसेजेस हैं तमाम सारे सीईओज के, ये कस्टमर्स के लिए भी अच्छे हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और उससे वो देखेंगे कि नहीं सबके कोलैबोरेशन में सबके थॉट प्रोसेस को वो उनकी डिसीजंस में भी हेल्प करेंगे कि उनकी कैसे वो उससे क्या प्लस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आई थिंक यू आर वेरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, वेरी गुड फॉर दिस, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एक्सिस कॉर्प फैमिली की तरफ से भी आपको, और आई एम जस्ट वेटिंग एंड एक्साइटेड फॉर योर बुक। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।